नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये साई फ्यूचर कम्युनिटी का पहला डे 1 था और आज डे 1 में ही हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है वीडियो के अंदर जो बहुत साइकोलॉजी फील्ड के अंदर बहुत ही जाने जाते हैं। मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी सर, जिनका 13 ईयर का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग फील्ड के अंदर, और आज हमने उनके साथ एक पूरा वीडियो हम शूट करने वाले हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखो, यहाँ देखो, लेकिन इतना मान लो कि अगर कुछ सीखना है, कुछ करना है या जीवन में अपने सपने पूरे भी करने हैं तो उसके पीछे काम करने लग जाओ, वो अपने आप पूरे होंगे। तो वीडियो थैंक यू सो मच फॉर सर इंटरव्यू देने के लिए। और मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही था कि सर, गुजरात में ऐसा कहा जाता है कि साइकोलॉजी फील्ड है उसका स्कोप बहुत ही कम है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी स्कोप है जो बहुत कम है सर? एक्चुअली मैं 13 के अंदर इस फील्ड के अंदर जब मैं एंटर हुआ था, तो इससे पहले एक हाइप क्रिएट था कि भाई मार्केट के अंदर साइकोलॉजी क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा अवेयरनेस या इसके बारे में लोग इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। और एक साइकोलॉजिस्ट मतलब कि मेंटल पेशेंट्स के डॉक्टर्स हैं, मन की बातें जान जाएंगे। तो उस टाइम पे मैं ये नोट करता कि लोग हमारे पास आने में कतराते हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं था, गुजरात के अंदर अवेयरनेस था, बट लोगों के अंदर एक स्टिग्मा, एक डर था कि भई इनके पास जाएँगे तो ये हमारी मन की बातें जान लेंगे या इनसे हम क्या बात करें, ठीक है? साइकियाट्रिक को एक डॉक्टर की कैटेगरी में डाल दिया गया, बट साइकोलॉजिस्ट को किस कैटेगरी में डाला जाए, इसका एक स्टिग्मा मतलब 13 के टाइम पे मैं जब इस फील्ड में नया-नया आया था तो मैं देखता था, बट ऐसा नहीं है। डे बाय डे जैसे-जैसे अवेयरनेस हुआ, लोगों को पता चला इस विषय के बारे में और एजुकेशन बढ़ा लोगों का। फिर मानसिक बीमारियाँ, जिस तरह से कहा जाता है कि शारीरिक बीमारियों का इलाज है, वैसे ही मानसिक बीमारियों के बारे में जब लोगों ने खुल के बातचीत करने लगे, अवेयरनेस हुआ, तो एक रिवलवेशन मार्केट में देखने को मिला कि भई ना, अब सबको पता है कि भई साइकोलॉजी क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट कैसे वर्कआउट करता है। तो उसमें एजुकेशन भी बढ़ा, लोगों को पता भी चला और अच्छा रहा कि मतलब हाँ, अवेयरनेस फैल रहा है धीरे-धीरे। ओके, थैंक यू सर। सर, आपका 13 ईयर से एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी फील्ड के अंदर, और हुँ, आपने बहुत सारे थेरेपिस्ट बनाए हैं और हुँ, बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंटों को पढ़ाया है और अभी भी हुँ, पढ़ा रहे हैं। हुँ, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे गाँव से आते हैं या टियर 3 या टियर 2 से आते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, उनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस हो जाते हैं? जबकि टियर 1 को उनको जो चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। हुँ, हुँ, तो कौन से चैलेंजेस होंगे जो टियर 3 या टियर 2 के बच्चों को फेस करने पड़ते हैं इस फील्ड हुँ। में आने के लिए? एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने एक लैंग्वेज बैरियर्स देखा है कि भई जो रूरल एरिया से आता है, सडनली अगर मान लीजिए साइकोलॉजी फील्ड में वो एक अपर लेवल हायर एजुकेशन वो साइकोलॉजिस्ट आरसीआई उसने प्राप्त कर लिया। एक लैंग्वेज का मैंने एक प्रॉब्लम देखा है। बाकी अ, जितने भी अर्बन एरियाज़ के हैं, अब अर्बन एरियाज़ का मान लीजिए कि अगर किसी रूरल एरिया में अगर जॉब लग जाता है, हुँ। तो कहीं न कहीं उनको भी एक एडजस्टमेंट इश्यूज़ आता है। अब जो टियर 1 या टियर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें इमोशंस सबके अलग-अलग काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। मेंटल हेल्थ का एरिया सबका अलग-अलग है। बट इसमें ये है कि एक लैंग्वेज का मैंने एक प्रॉब्लम देखा है, इमोशंस के प्रॉब्लम देखे हैं कि भई समझने में थोड़ा-सा दिक्कत आता है, बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है? बट कल्चर का एक प्रॉब्लम आता है कि अर्बन एरियाज़ का कल्चर पूरा अलग तरीके से काम करता है, रूरल का पूरा अलग तरीके से काम करता है। बट ये है कि अगर साइकोलॉजी में कहा जाता है ट्रायल एंड एरर, अगर प्रॉपर वे में अगर अर्बन वाला सीखे तो वो भी हुँ। रूरल में अच्छे से काम कर सकता है और रूरल वाला भी अगर प्रॉपर सही तरीके से ट्रेनिंग लेता है तो अर्बन में काम कर सकता है। बिकॉज़ मैंने इस 13 इयर्स की जर्नी में मैंने देखा है कि दोनों अपने हिसाब से अगर बेटर प्रैक्टिस करता है, तो दोनों एरियाज़ में वो लोग काम कर सकते हैं। ओके। तो सर, सब अब हम बात करते हैं कि अगर कोई रूरल से है बच्चा हुँ, और वो अर्बन में आके काम कर रहा है, हुँ, उसने साइकोलॉजी फील्ड के अंदर अपनी एजुकेशन पूरी कर दी, हुँ, मास्टर कर दिया, डिप्लोमा कर दिया, डिग्री ले लिया, हुँ, और वो रूरल में अब अर्बन में आ रहा है, उसका हुँ, क्लिनिक अर्बन में है, हुँ, और उसके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं हुँ, वो अर्बन से आ रहे हैं या पढ़े लिखे आ रहे हैं, बड़े हुँ, घर से आ रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो उस टाइम उसको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे फिर? सबसे पहले तो सर भाषा की का एक प्रॉब्लम एक हाँ। आता है कि वहाँ का भाषा और यहाँ की भाषा में थोड़ा-सा डिफरेंसेस होता है।
लैंग्वेज बैरियर हाँ, होता है, लैंग्वेज ये बैरियर्स होता है। एक देखने को मिलता है। हुँ, लैंग्वेज बैरियर्स के अलावा है कि जो अर्बन एरियाज़ के जितने पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो हुँ। लोग ऑलरेडी गूगल पे सर्च करके आते हैं। व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ द इमोशंस, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, ठीक है? तो वो ओवरऑल उन्होंने सब स्टडी किया होता है, हुँ, ठीक है? तो अगर रूलर से कहीं भी अगर उस बच्चे से गलती होती है, हुँ, तो काउंसलिंग में कहीं भी उसको रोक के उसे मतलब एक टारगेट किया जाता है। जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, फर्स्ट टाइम मेरी ड्यूटी जिस हॉस्पिटल में मैं था, वहाँ से मेरी ड्यूटी लगी थी रूरल में, हुँ। ठीक है? तो रूरल में मैं जैसी साइकोलॉजी दिखा रहा हूँ, वैसा वो लोग देख रहे हैं। तो आइडियली जो लोग मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तो उनको पता है कि मैं कुछ चीज़ें गलत बता रहा हूँ। पर गाँव वाले वो लोग एक सिम्पैथेटिक वे में वो मुझे सुन रहे हैं कि ये बाहर से डॉक्टर आया है, कुछ अच्छा कुछ बता रहा अच्छा है हमें। बता हाँ, रहा है। बट मेरी गलतियाँ मुझे पता है कि हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ या मुझसे ये गलती हुई है। तो डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि अभिषेक तुमने यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ ये गलत बोला है, इसको थोड़ा-सा नेक्स्ट टाइम सुधारो। अर्बन में क्या होता है कि वो इंसान पहले ही पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, उसको सब कुछ पता है। अगर रूलर से भूल से भी अगर गलती होती है तो तुरंत हुँ, वो टोक देता है बीच में कि भई आप ये गलत कर रहे हो। लैंग्वेज के अलावा उनको ये सब कुछ पता होता है कि भई साइकोलॉजी कैसे काम करता है एंड साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं जी। या मेंटल हेल्थ क्या है। तो सर अगर अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो 11th-12th में है हुँ, या अपने ग्रेजुएशन कर रहा है अभी साइकोलॉजी फील्ड के अंदर, हुँ, तो उसको पता है कि उसको मास्टर करना है, अगर हुँ, आगे जाना है तो आरसीआई भी लेना है हुँ, या कोई डिप्लोमा कोर्स करना है। हुँ, बट वो कौन-कौन सी स्किल्स सीखे वो बच्चा हुँ, अपने ग्रेजुएशन लेवल में ताकि वो आगे जाके अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सके? हुँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सवाल ये पूछा है। एक्चुअल आजकल जो जनरेशंस एक चल रहा है कि ज़ेन-ज़ी है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ये जो जनरेशंस जो आगे आएगा हाँ, बिकॉज़ मिलेनियर्स वाले लोग तो ऑलरेडी उन्होंने हाँ। मास्टर्स एंड पीएचडी ओवरऑल साइकोलॉजी में कर लिया है। हाँ, तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उसके लिए मेरा यही जस्ट मैसेज है कि अगर आप बैचलर में पढ़ रहे हो, तो एवरी ईयर बैचलर्स के अंदर अब जो एनईपी 2020 का जो न्यू गाइड आया है, तो गाइडेंस के अंदर ये है कि आप हर एक एरियाज़ में आप जैसे काम करो, इंटर्नशिप करो। जैसे इंटर्नशिप। आप हाँ चिल्ड्रन रिहैब में आप काम करो, सब्सटेंस में आप काम करो, प्लस स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, स्पेशल स्कूल्स हैं, वहाँ जाके मतलब आप काम करो। तो जो माइक्रो लेवल पे जो नॉलेज है, साइकोलॉजी का जो माइक्रो लेवल पे नॉलेज है, वो नॉलेज पहले आप गेन कर लो। हाँ, सो दैट मास्टर एंड आगे की जो आपका जो एजुकेशन है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप आरसीआई ले रहे हैं या हेल्थ अलायंस में आप जा रहे हो, सो दैट आपको ये क्लियर रहेगा कि मुझे क्लिनिकल में जाना है, चाइल्ड में जाना है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जाना है या फिर मुझे प्रोफ़ेसर बनना है या किसी स्कूल के अंदर एज़ अ साइकोलॉजिस्ट या एज़ अ काउंसलर मुझे काम करना है या साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो आइडियली बैचलर से वो जब-जब उसे फ्री टाइम मिलता है, जब-जब उसके पास वक़्त है, तब वो इंटर्न्स का वो एरिया सब कवर करे। कवर। हाँ, नॉर्मल स्कूल में भी कवर करे, स्पेशल में भी कवर करे, हॉस्पिटल में भी कवर करे। तो उसे पता चलेगा कि अ, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि भई आपको एक मानसिक अस्पताल में ही काम करना करना है, नहीं। है। नॉर्मल हॉस्पिटल से लेकर और जहाँ पेशेंट उसमें एब्नॉर्मल है, हर जगह मतलब उसको है। तो सर आप ना थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिएगा इसको क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उन नाम सुन रखा है कि रिहैब क्या होता है, क्लिनिकल होता है, काउंसलिंग होता है, लेकिन क्या होता है हुँ, सिर्फ गूगल या नेट से पढ़ रखा है, हुँ, हुँ। लेकिन उनको कुछ ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो थोड़ा इसका इलैबोरेट कर दीजिएगा सर थोड़ा हाँ, कि एक्चुअल रिहैब क्या है, काउंसलिंग क्या हुँ, है, हुँ, देन क्लिनिकल क्या होता है, हुँ, हुँ, फिर अगर आप स्पोर्ट जा रहे हो या फिर आप हुँ, फोरेंसिक साइकोलॉजी कर रहे हो तो वो सब हुँ, क्या थोड़ा बहुत हुँ। इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सर। अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, आरसीआई है, क्लिनिकल अगर वो असेसमेंट कर रहा है, हुँ, तो असेसमेंट कर रहा है उसके पास क्लिनिकल डिग्री है, हुँ। तो एमफिल एंड क्लिनिकल या एमएसआई जो अभी जो आ रहा है, तो उसमें वो बंदा मतलब कर सकता है। नहीं सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं। हुँ, तो बहुत बच्चों का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हुँ, क्लिनिकल में जाएँ या रिहैब में जाएँ हुँ, या फिर फोरेंसिक करें हुँ, या न्यूरोसाइकोलॉजी करें। हुँ, तो वो कन्फ्यूज़न कब दूर करना चाहिए? ग्रेजुएशन में करें या फिर मास्टर्स के मास्टर में अंदर। करें? हुँ, राइट। अभी एक्चुअली जैसे मैंने आपको जो एनईपी 2020 के बारे में मैं बता रहा हाँ। था, तो सर इसमें क्या होता है कि बेसिक अगर आप बैचलर के अंदर हुँ, एक जस्ट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ। एक पीडीपीयू एक सेमिनार में मैं एंटर था, तो सेमिनार जब मैं अटेंड कर रहा था, तो मेरी वहाँ की मैम से
जस्ट ऐसे रैंडम 2016 की बात है, बात हुआ कि आप प्राइवेट लेवल पे अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट जितनी कॉलेजेस है, अगर बैचलर में ही बच्चों को अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करें, अब ये बात मैं कर रहा हूँ 2016 में, अच्छा यानी कि 2020 रिसेंट में अभी मतलब, हाँ रिसेंट में मतलब उसको गवर्नमेंट ने लागू किया कि भाई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट्स को बैचलर्स में या बैचलर 4 ईयर है, तो बच्चों को पता चले कि हमारे फील्ड की वैल्यू क्या है। सो दैट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइकोलॉजी के अंदर आप एवरी ईयर या एवरी जो आपका सेमेस्टर्स होता है, हर सेमेस्टर्स के अंदर मैंने कहा ना कि हर एरिया को आप कवर करो। आप पुलिस स्टेशन भी जा रहे हो तो वहाँ आपको क्रिमिनल मिलेंगे, उनकी साइकोलॉजी अलग काम कर रही है। आप अगर स्पोर्ट्स कहीं खेल रहे हो जहाँ पेशेंट का, या सॉरी हॉस्पिटल की बात करें, हम हॉस्पिटल में जहाँ पेशेंट का मोटिवेशन लो है तो वहाँ आप काम करो। या अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो वहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है, आगे उनको ग्रोथ कैसे करना है, तो वहाँ आप उनकी साइकोलॉजी पूरी अलग काम करती है। आप डिसेबिलिटी में जाते हो तो डिसेबिलिटी के अंदर वहाँ डिसेबल चाइल्ड के साथ आपको काम करना है, तो आइडियली वहाँ उनकी साइकोलॉजी पूरी अलग है। आप नॉर्मल स्कूल में जाओगे जहाँ एज अ काउंसलर, तो वहाँ स्कूल रिगार्डिंग कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कूल एनवायरनमेंट है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ कैसे पेरेंटिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, तो वहाँ कैसे डील करना है। प्लस साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपने ये सारी डिग्रियां ले ली तो आपका यहाँ काम खत्म हो गया, नहीं। आप रिहैब की बात कर रहे हैं तो रिहैब के अंदर मल्टीपल्स टाइप के रिहैब मैंने मेरे करियर में देखा है। ओल्ड एज होम का रिहैब पूरा अलग है, सब्सटेंस का रिहैब पूरा अलग है, डिसेबिलिटी का रिहैब, जो मेंटल पेशेंट है उनका रिहैब टोटल अलग है। प्लस इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फिजिकल प्रॉब्लमेटिक चैलेंजिंग पेशेंट हैं, उनका भी रिहैब होता है, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो बैचलर में अगर ये सारी चीज़ें अगर वो बच्चा कवर करता है तो उसका एक एम क्लियर होता है कि मुझे साइकोलॉजी में क्लिनिकल में जाना है, रिहैब में जाना है, काउंसलिंग में जाना है, या फिर मुझे स्पोर्ट्स या फॉरेंसिक या क्रिमिनोलॉजी, मतलब कौन सा फील्ड मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। तो मेरा मानना है कि अगर बैचलर में ही एजुकेशन के साथ साथ अगर ये सारा फील्ड वर्क अगर उन्हें करवाया जाए तो आइडियली मास्टर्स तक वो बच्चा क्लियर हो जाए। ओके सर, तो अभी जिन बच्चों ने अपना मास्टर खत्म कर दिया है, उनको पता नहीं था कि हम रिहैब करें, क्लिनिकल में जाए या फॉरेंसिक में जाए, उनको पता नहीं था कुछ। उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर कंप्लीट कर दिया साइकोलॉजी फील्ड के अंदर। अब उनके पास न तो फील्ड एक्सपीरियंस है और ना ही थियोरेटिकल ज्यादा नॉलेज है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए मोस्टली? अभी बेसिक देखिए सर, अभी अवेयरनेस इतना पावरफुल अभी हो गया है कि अभी मास्टर्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ही पता चलता है। बेसिक मास्टर्स के बाद जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ तो वहाँ 2 एरिया है, या तो आप क्लिनिकल को चूज करो या फिर आप एजुकेशन में जाओ। तो मास्टर्स के बाद बच्चों का एक माइंड सेट था कि मुझे एमए करना है, बीएड करना है, एमएड करना है, या फिर मुझे एमए, एमफिल एंड पीएचडी करना है। तो उनका माइंड सेट था कि भाई मुझे एजुकेशन की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो वो माइंड सेट करके चला जाता है तो वो बच्चा कभी भी अपना करियर क्लिनिकल साइड नहीं बनाएगा या काउंसलिंग साइड नहीं बनाएगा, ठीक है। और अभी मास्टर्स के अंदर बच्चे को आते ही मल्टीपल जितनी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे काउंसलर्स कंपलसरी, अब कंपलसरी हो गया है। हाँ, तो मास्टर्स में बच्चे को पता है कि एजुकेशन के अलावा भी एक फील्ड है जो क्लिनिकल में काम करता है। और ये सर ऐसा नहीं है, बहुत पहले से था, और अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूँ तो 70-80% एजुकेशन का भार कहीं यही यहाँ था तो क्लिनिकल का भार, और अब धीरे धीरे सर वो इक्वालिटी में आ गया। अब जो मास्टर्स में जो पढ़ के जो बच्चा बाहर निकलता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इक्वालिटी में उसको पता होता है कि क्लिनिकल का कैसा है और एजुकेशन का कैसा है। बिकॉज सर उसमें वो पैथोलॉजी भी पढ़ता है, वो रिसर्च भी पढ़ता है, वो काउंसलिंग भी पढ़ता है, वो डिसेबिलिटी भी पढ़ रहा है, तो वो सारे सब्जेक्ट कवर कर रहा है, वो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी पढ़ रहा है, तो और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी पढ़ रहा है वो, ठीक है। वो अपनी मैथोलॉजी को कैसे कवर करना है वो उसे पता होता है सर। बट सर हम ना रियलिटी की बात करें, कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे, जैसे कि मान ले गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं यहाँ पे,
तो जितने उसमें जैसे कि मान लो कि 100 बच्चे हैं, तो उनमें से ऐसे 50 या 20% बच्चे होंगे जो सीरियसली पढ़ाई करते होंगे या फील्ड के लिए रिगार्डिंग सीरियस होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। बट 70 टू 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे एग्जाम के लिए पास करते हैं, उनको सिर्फ मास्टर लगाना है अपने आगे या ग्रेजुएशन बनना है, इसलिए साइकोलॉजी लेते हैं। फिर आफ्टर मास्टर वो उनको कहीं और जॉब नहीं मिलना है, तो ऐसे कहीं और पहुंच गए, क्लिनिक पहुंच गए या कहीं पे, या कुछ किसी ने बता दिया कुछ कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कोर्स करने जाते हैं। तो उनको वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी फिर? सर देखिए, सबसे पहले तो मास्टर साइकोलॉजी से किया तो वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि नहीं सिर्फ एक्सीडेंटली पास करने के लिए कर पास दिया। कहाँ कर दिया, ठीक है। अगर उसको सर इस फील्ड में अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या किसी ने हाँ, उसको अगर गाइड किया है, सो दैट, तो ये फील्ड सर पेशेंस मांगता है। हाँ, अगर बच्चे के पास पेशेंस है, स्टूडेंट में पेशेंस है, तो फिर एक लॉन्ग विजन के साथ वो अच्छे से इस फील्ड में टिक सकता है। पर अगर फैमिली प्रेशर है और हार्ड एंड फास्ट उसे अगर इनकम जनरेट करना है, हाँ, तो फिर वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट ऐसी तैयारी करके वो अपना ग्रोथ वहाँ बना लेता है। फिर वो ये नहीं सोचता है कि मेरा बैचलर में, मास्टर में साइकोलॉजी है या हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, उसे जस्ट करियर करियर ग्रोथ में ग्रोथ जाना में। है। हाँ, पर जिसका एम क्लियर होता है कि नहीं, मुझे साइकोलॉजी में ही मुझे आगे कुछ करना है, तो सर वो फिर थोड़ा पेशेंस से वो काम करेगा, और उसको पेशेंस उसमें होना भी चाहिए कि भाई आफ्टर मास्टर्स के बाद डिप्लोमा है या कोई भी क्लिनिकल का है या कोई भी रिसर्च का है या फिर आरसीआई का है, तो फिर उसके लिए उतनी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और सर अगर मास्टर कर लिए तो ऐसे कहा जाता है कि मास्टर कर लो कि आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो, हाँ, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। हाँ, तो अगर किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी से सिर्फ साइकोलॉजी में ही मास्टर किया, स्पेसिफिकली क्लिनिकल या किसी में नहीं, सिर्फ जनरल साइकोलॉजी में मास्टर किया है, तो वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है, किसके अंडर काम कर सकता है स्पेशली? अभी जैसे सर, अभी एक स्टिग्मा मैं आपकी क्लियर कर दूं कि एमए कर लिया आप साइकोलॉजिस्ट बन गए, इन द सेंस ऐसा ऐसा नहीं। नहीं है कि आप उस फील्ड के अंदर हम्म, आप 5 साल 6 साल आप उसमें काम कर रहे हैं। हम्म, जैसे एरियाज में आपको बता दूं, तो आप एज अ काउंसलर आप स्कूल में नॉर्मल बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, आप स्पेशल बच्चों के साथ आप काम कर सकते हैं, आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो है वहाँ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन के अंदर प्राइमरी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं आप, ठीक है। एरिया सर बहुत बड़ा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब, हाँ, कि मास्टर्स की डिग्री के बाद आपके पास सारे दरवाजे खुल गए, नहीं। पर कुछ हद तक आपके पास दरवाजे खुले खुल हुए हैं। जाएंगे। पर जब आप एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशियन आते हैं, तो फिर कुछ डिग्री के अंदर एडिशनल और चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। मतलब एमए के बाद भी आपके पास स्कोप है अच्छी खासी, आप काम कर सकते हो कर फील्ड के सकते अंदर। कर ऐसे सकते कर बहुत सकते सारे एरिया जहाँ पे सिर्फ मास्टर पे ही जाके आप किसी के गाइडेंस के अंदर काम कर सकते हो अच्छी कर तरह कर से, कर सकते हैं, कर जो सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता पता, मोस्टली। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब बच्चों को पता नहीं होता है, बट आप बेसिक है, आप एनजीओज हैं, कई सारी एनजीओ हैं, एनजीओ में आप काम कर सकते हैं आप। कई सारी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो वॉलेंट्री वर्क तरीके आपको मास्टर्स के बच्चों को रखती हैं। डिसेबिलिटीज़ में भी कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ वॉलेंट्री तरीके आपको वर्क रखती है, तो वहाँ सर आप काम कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी सर आप देखा जाए तो आप उस प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो किसी के अंडर में, या आपसे सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उसके अंडर में आप वॉलेंट्री तरीके आप काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अभी हमने बच्चों के लिए तो बहुत सारी बातें कर ली, मैं थोड़ा हम काउंसलिंग पर जाएंगे सर। कि सर काउंसलिंग हम जब भी करते हैं और कोई नया काउंसलर नहीं, कि नया कोई साइकोलॉजिस्ट आया अभी फ्रेशर है, बच्चा कोई सीख रहा है, काउंसलिंग सीख रहा है, तो उसको किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए? काउंसलिंग में सर सबसे पहले यही है कि जो आप रिसेंट की घटना में बताऊं, मेरी स्टूडेंट है, जैसे आपने मास्टर्स का आपने कहा, हाँ, तो मास्टर एरिया पे उसको एक स्कूल में जॉब मिल गई कि लेट्स से, ठीक है, आप यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाइए, ठीक है। अब वो मैम ने साइकोलॉजी वहाँ जैसे उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया, अब गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ये है कि भाई आप एज अ प्रैक्टिशनर आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। हाँ, बट जिस प्राइवेट स्कूल में जहाँ पढ़ा रही हैं, तो वहाँ पता है कि हाँ, मैम ने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, किया। तो एक केस उनके सामने दे दिया। अच्छा। अब जहाँ, हाँ, बच्चा अब जैसे हाइपर है, ठीक है, पेरेंटल काउंसलिंग में भी वहाँ मैडम काउंसलिंग कर रही हैं, तो पेरेंट्स का भी थोड़ा हाइपरनेस दिखाई दे रहा है, तो मुझे सडनली कॉल आया
कि सर ये केस है तो इसमें मुझे अब क्या करना चाहिए। तो एज अ सीनियर मुझे यही है कि भाई आपको अभी वो ठीक है, आप ठीक, नॉर्मल बच्चों को आप साइकोलॉजी पढ़ाइए, वहाँ तक तो ठीक है, पर ऐसे क्रिटिकल केस आते हैं तो कृपया मतलब आप उन्हें रेफर कर रेफर दीजिए। कर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो जो काउंसलिंग फील्ड में है, अगर ऐसा केस अगर हैंडल नहीं होता है तो सबसे पहले तो आप उसको रेफर कर दीजिए। ठीक है, काउंसलिंग में दूसरा ये है कि आप 45 मिनट्स या 60 मिनट का आप सेशन लेते हो, तो सेशन में खासकर बहुत सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। तो आजकल के बच्चे हैं, पेशेंस के अकॉर्डिंग वो लोग उतना ख्याल नहीं रख सकते हैं, टाइमिंग का है, प्लस कई बार क्लाइंट है आपके सामने मुंह पे बोल देता है कि भाई 40-45 मिनट बात करने के आप इतने पैसे कैसे चार्ज कर सकते हो। हाँ, हाँ। ठीक है, वो भी एक मिथ है कि आप सिर्फ़ बात करने के पैसे कैसे ले बात सकते हो? कैसे ले सकते हो, या फिर ये भी है कि अगर क्लाइंट के अंदर पेशेंस नहीं है तो आपके मुंह पे तुरंत वो डांट देता है। बेकार। आपका एज पूछा जाता है, एज कम निकला या फ्रेशर निकले आप, या अपना अपने बारे में आप रियलिटी बताते हो कि मैंने ये डिग्री ली है। तो एक बार वहाँ पे पेशेंट आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती कर देता है, पर हमें बुरा नहीं मानना है, हमें थोड़ा वहाँ पेशेंस रख के थोड़ा लर्निंग करना है, सीखना है। और काउंसलिंग फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको डे बाय डे लर्निंग सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे, सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है, फेस करके फिर बाद में आपको आगे बढ़ना है। ओके। सर अभी ना फ़ील्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पढ़ लिया है हुँ, और अभी ऐसा कर रहे हैं कि कुछ भी पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसे लिंक कंटेंट क्रिएट करे जा रहे हैं कंटेंट हुँ। और वहाँ पे लोगों को बहुत मिसगाइड भी करते हैं वो लोग। ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐसी देंगे कि वहाँ पे वो बंदा डर जाए कि नहीं आपके पास ये साइन हो रहा है तो मतलब ये आप में दिक्कत है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल फ़ेवरेट सब्जेक्ट मेरा छेड़ा है आपने। ये इंस्टाग्राम पे मैं भी देखता हूँ कि साइकोलॉजिकल तथ्य करके आता है कि हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फैक्ट्स हाँ। हाँ, तो फैक्ट्स के नाम पे कई सारी चीज़ें ऐसी होती बहुत हैं। सारी होती है हाँ, ऐसी। पर मेरा तो यही मैसेज है लोगों को कि भई ओ ऐसे फैक्ट्स को आप वो मत कीजिए आप, ठीक है? मैं इन जनरल ये बताऊँ कि डिप्रेशन वाला पेशेंट अगर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के सारे सिम्पटम्स पढ़ रहा है, तो डिप्रेशन वाले को लगेगा कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ। स्किज़ोफ्रेनिक हूँ। ठीक है? सो मच सर कि हुँ, आपने मुझे ऐसे सपोर्ट किया और आप हमारे जो आज डे वन था हमारी कम्युनिटी का हुँ, साई फ्यूचर कम्युनिटी था उसका डे वन में आप पहले गेस्ट बने थैंक यू सो मच फॉर दैट और आपने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है उससे बच्चों को शायद बहुत हेल्प मिलेगी और वो आगे ग्रो करेंगे अच्छी तरीके से और जी। सर आप हम आशा करेंगे आप आगे भी ऐसे हमको गाइड करते रहेंगे नहीं, थैंक यू सो मच एनी सर। टाइम आप मुझे साइकोलॉजी के बारे में है कि जो फैक्ट है या साइकोलॉजिकल क्या-क्या बातें हैं जो मार्केट में या मैसेज मुझे सोसाइटी को देना है, तो एनी टाइम आप कभी भी मेरी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ओके। सर।